नमस्कार दोस्तों। आज देखो अलग अलग न्यूज़पेपर से ना 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे टोटल। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में जो डिस्प्यूट है ना, वैसे तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, उनको लेके अपने कंसर्न जाहिर करता है। तो अब इस ट्रीटी के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया गया था ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका एक फैसला आया है। वो क्या है, पूरा इशू हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज हॉर्टिकल्चर से संबंधित। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होना चाहिए, ये आर्टिकल हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था। आज वैसे तो देखो ये आर्टिकल हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, लेकिन सजेशंस जो हैं वो दूसरे एरियाज में भी अप्लाई होते हैं, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस कर लेंगे आज फिर पंचायतों को इंपावर करने से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इंडस वाटर ट्रीटी पे न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो डिसीजन है भारत के स्टैंड के लिए एक बड़ी जीत है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हूं चीजें। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। इस ट्रीटी के लिए ना 9 साल के लिए नेगोशिएशन चली थी। कराची में ट्रीटी साइन हुई। भारत की तरफ से नेहरू ने ट्रीटी के ऊपर साइन किए और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किए। आइजनहोवर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उस समय ना इस ट्रीटी के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वैसे तो डिप्रेसिंग टाइम है, लेकिन डिप्रेसिंग टाइम में ये जो ट्रीटी है ना एक ब्राइट स्पॉट की तरह है, क्योंकि रिश्ते खराब थे और 2 दुश्मन देश किस प्रकार से पानी के बंटवारे को लेकर ट्रीटी साइन करते हैं, तो अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल था ये। और भारत की तरफ से ये ट्रीटी काफी ज्यादा उदार थी। जैसे एक तरफ देखो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को 70% पानी दे दिया इस इंडस वाटर ट्रीटी में। समझौते में देखो यह तय हुआ था ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी, सतलुज, इनका पूरा पानी भारत के लिए रिजर्व्ड है। और वेस्टर्न रिवर्स मतलब इंडस, चिनाब, झेलम, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। पर देखो भारत कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ इनका भी यूज कर सकता है। मतलब जो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान में कंट्रोल में रहेगी ना, इंडस, चिनाब, झेलम, इन रिवर्स का पानी ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ में इंडिया यूज कर सकता है, यह तय हुआ था। तो टोटल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहा, 30% इंडिया के पास में और 70% पाकिस्तान के पास में। ट्रीटी का आर्टिकल 3 सेक्शन 1 यह कहता है इंडिया देखो वेस्टर्न रिवर्स को फ्लो होने देगा पाकिस्तान में और बीच में रुकावट क्रिएट नहीं करेगा। बट देखो पिछले कुछ समय से ना पाकिस्तान 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर ना विरोध कर रहा है। कौन से वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशनगंगा देखो झेलम की ना ट्रिब्यूटरी है। आप मैप में देख लीजिए, ये है यहां पे झेलम नदी, ये देखो, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। अब किशनगंगा जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसको लेके पाकिस्तान का विरोध है। और एक और रिवर चिनाब के ऊपर रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, ये है यहां पे चिनाब रिवर। तो इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है ना, जिसका नाम है रेटल, इसको लेके भी पाकिस्तान का विरोध है। पाकिस्तान का ये एलिगेशन है कि ना ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जबकि इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है भैया हमने पानी का फ्लो थोड़ी ना रोका है, हमने डैम थोड़ी ना बनाए हैं, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है, रिजर्वर या फिर डैम वगैरह नहीं बनाया जाता, पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है ना उसको मेंटेन रखा जाता है। पानी के नेचुरल फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। समझे? एक तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये होता है, पहले डैम में पानी रोका, इकट्ठा किया, फिर डैम से पानी नीचे गिराया जाता है और बिजली प्रोड्यूस की जाती है। एक तो ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले, लेकिन दूसरे हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें रिवर के रन को नहीं रोका जाता है, सीधा पानी के नेचुरल फ्लो का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो इंडिया का यही कहना है ये किशनगंगा
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भैया ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, पानी का फ्लो नहीं रोका गया है। लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप इसका समाधान निकालिए। तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी में जब भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है ना, तो 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब 3 टियर का मैकेनिज्म है डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। पहली बारी आती है इंडस कमिश्नर के लेवल पे। दोनों देशों के जो कमिश्नर्स हैं ना, वो बैठेंगे और वो बैठ के डिस्प्यूट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, दोनों देशों के कमिश्नर्स बैठे, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। फिर दूसरे नंबर पे बारी आती है, एक कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए और वो डिस्प्यूट को सोल्व करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, तो तीसरा मैकेनिज्म ये है फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जाए। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 3 मैकेनिज्म्स है, समझ गए? 3 टियर का मैकेनिज्म है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पहले लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, दोनों देशों के कमिश्नर बैठे, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके कोई फैसला हुआ नहीं। फिर पाकिस्तान ने ना ये बोला कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं। लेकिन देखो, पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट डाली वर्ल्ड बैंक के पास, जिसने इस मीडिएशन करवाया था इस ट्रीटी के लिए। 1 साल के बाद ही पाकिस्तान ने अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली और बोला नहीं 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 नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट आप मत अपॉइंट कीजिए, आप 3 टियर वाला जो मैकेनिज्म है, 3rd लेवल वाला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका सारा हम लेते हैं, इसके थ्रू डिस्प्यूट को सोल्व करते हैं। तो इंडिया ने बोला भैया एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलो, पहले कमिश्नर से प्रॉब्लम नहीं सोल्व हुई तो अब कम से कम दूसरे टियर वाला मैकेनिज्म है न्यूट्रल एक्सपर्ट, उसको तो चलने दो। पाकिस्तान ने बोला नहीं, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट वापस ले ली। पाकिस्तान सीधा तीसरे लेवल पे चला गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाले लेवल पे। मीनवाइल देखो, वर्ल्ड बैंक ने ना न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया और मीनवाइल वर्ल्ड बैंक भी लल्लू आदमी है, वर्ल्ड बैंक ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी अपॉइंट कर दिया। मतलब दोनों ही पैरेलली अब चलने लगी प्रोसीडिंग, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वो भी गठित है, तो दोनों ही इन डिस्प्यूट्स को सोल्व कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, हम क्यों ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं? देखो, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने ना ये बोला है, न्यूट्रल एक्सपर्ट जिसका नाम भी दिया हुआ है इस आर्टिकल में, मैं आपको बता भी देता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट का नाम है माइकल लीनो। माइकल लीनो अभी आएगा, ये रहा माइकल लीनो। इन्होंने ना 7 जनवरी को एक फैसला दिया और ये बोला कि मैं यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं वो कॉम्पिटेंट हूं इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। मतलब जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी किशनगंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके ना, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो मैं फैसला दूंगा इस डिस्प्यूट पर। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट का यह कहना कि मेरे कॉम्पिटेंसी में आते हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मैं इस इशू पे फैसला दूंगा, यह इंडिया के स्टैंड की बड़ी जीत है। अब देखो, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं वो दोनों पार्टीज को सुनेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेके और फिर अपना फैसला देंगे। मीनवाइल देखो, इंडिया ने ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बायकॉट किया हुआ है। इंडिया का यह कहना है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की अभी जरूरत ही नहीं है, ट्रीटी के हिसाब से चलो ना। ट्रीटी में जब प्रोसीजर में कहा हुआ है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट से प्रॉब्लम सोल्व ना हो तभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जाओ, तो पहले ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जरूरत नहीं है, यह ट्रीटी के अगेंस्ट है, इसलिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को हम बायकॉट करते हैं, यह इंडिया ने कहा हुआ है। तो ये नई चीज हुई है अभी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ने बोला है कि जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेरी ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक और चीज ये है, वैसे ट्रीटी को मॉडिफाई करने का ना नोटिस इंडिया ने ना पाकिस्तान को दिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए ना एक नोटिस इंडिया ने पाकिस्तान को जनवरी 2023 में दिया था। फिर सितंबर 2024 में इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू और मॉडिफाई करने की जरूरत है। इंडिया ने रीजंस ये दिए, देखो भाई, जब ट्रीटी साइन हुई थी, जब पॉपुलेशन अलग थी, अब पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है,
क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में, और भारत को अपने एमिशन टारगेट को कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। तो ये सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि भैया हमें ये ट्रीटी ना रिन्यू करनी है, मॉडिफाई करनी है। तो इंडिया ने एक प्रकार से धमकी दी है पाकिस्तान को कि भैया 1960 में तो हमने उदारता दिखा ली थी, तो आप ज़्यादा ना हीरो मत बनिए, हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई कर देंगे ना तो आपके पास में मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बचेगी, फिर आप रोओगे कि ट्रीटी इंडिया ने गलत मॉडिफाई कर दी। तो इसलिए इंडिया ने एक प्रकार से धमकी दी है पाकिस्तान को कि ट्रीटी मॉडिफाई करिए, समझे। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक है, और कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बोलते हैं समय वैसे रियल में आ गया है, अब इस ट्रीटी को इंडिया को मॉडिफाई करना चाहिए। किसी भी अपर रिपेरियन स्टेट की तरफ से, इंडिया अपर रिपेरियन है ना इस केस में, इंडिया से पानी पाकिस्तान में जाता है नीचे, तो पूरे वर्ल्ड में ना किसी भी अपर रिपेरियन कंट्री ने ना इससे उदार ट्रीटी, मतलब सामने वाले देश पे जिसने दया दिखा दी हो, तो इससे उदार ट्रीटी किसी भी अपर रिपेरियन देश ने नहीं साइन की है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो इस बात को समझता नहीं है। खैर, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है? देखो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सब्जियां, फल, फूल, हर्ब्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में ना पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन देखो, चौंकाने वाली बात यह है, बावजूद इसके इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ट्रेड में ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। इतना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम उगाते हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस आर्टिकल में हम काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, कैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो फाउंडेशन है उसे हमारे देश में मजबूत बनाया जा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखो, वैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के मामले में ना इंडिया के पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्स क्लाइमेट है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया में उगाए जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे देश में भी लोग ज़्यादा फल खाएंगे और उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके साथ साथ देखो, छोटे छोटे जो किसान हैं ना, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी राइटर के द्वारा बताई जाती है, एफपीओ पे फोकस करने वाली। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों का एक ग्रुप होता है। किसान जो हैं कॉमन बेनिफिट के लिए एक साथ आते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्या करता है ये एफपीओ? एफपीओ देखो, किसानों के लिए ना इकोनॉमी ऑफ द स्केल ला सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकता है। मैं आपको हर एक पॉइंट को ना, हर एक कीवर्ड को एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा, वैसे ही नहीं छोड़ूंगा। कैसे इकोनॉमी ऑफ द स्केल पे कैसे एफपीओ काम कर सकता है। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पे 100 किसान एक साथ आए, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब वैसे तो देखो, 100 में से अगर कोई सिंगल किसान सीड्स परचेज करने के लिए जाता तो ना उसको सीड्स थोड़े महंगे मिलते, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का कट्टा है। लेकिन अगर 100 किसान एक साथ जाएंगे बीज परचेज करने के लिए, तो डेफिनेटली देखो, सामने वाले जो दुकानदार है, सामने वाली जो कंपनी है, वो इतना सारा माल एक साथ बेच रहा है तो कुछ तो रेट कम करेगा ना। तो 1000 रुपए कट्टा पहले मिल रहा था सिंगल किसान को, लेकिन 1000 किसान, 100 किसान एक साथ गए, ग्रुप गया पूरा परचेज करने के लिए, तो फिर देखो 1000 का कट्टा नहीं मिलेगा, हो सकता है 800 का कट्टा मिल जाए। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है? मान लीजिए एक किसान है, ट्रैक्टर या कोई बड़ी मशीन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन देखो 10 किसानों का ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ना मिल के परचेज कर ली और बारी बारी से हर एक किसान उस मशीन को यूज करता जाए, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई या नहीं आई? आई। फिर नेक्स्ट है प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखो, एक किसान है, उसने ना टमाटर की खेती की, उसे पता लग गया कि टमाटर की खेती में अगर ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा ना बहुत फायदा होता है, तो वो ये चीज़ ना अपने ग्रुप में साथी किसानों को भी बताएगा, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं।
इसके अलावा देखो जो बिचौलिया है, मिडिलमैन है, उसका रोल कम हो जाता है। इंटरनेशनल बायर के साथ में भी ये ग्रुप जो है आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मैकडोनल्ड कंपनी है, अब मैकडोनल्ड कंपनी को ना आलू चाहिए, सिंगल किसान आलू बेचेगा, मैकडोनल्ड कंपनी उससे अच्छे से नेगोशिएट नहीं करेगी, अरे देना हो तो दो, नहीं जाओ भाई, नहीं परचेज करना तुमसे। लेकिन देखो 1000 किसान एक साथ मिलकर मैकडोनल्ड कंपनी को आलू बेचेंगे, सही दाम पे नेगोशिएट कर सकेंगे। मैकडोनल्ड थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है बढ़ा के भी दे दे, उसे लगेगा यार इतना सारा आलू अच्छी क्वालिटी का मुझे एक साथ मिल रहा है तो परचेज कर लेता हूं, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। मतलब देखो फार्मर्स मिल के ग्रुप बना के परचेज करते हैं, बेचते हैं, हर सिनेरियो में फायदा होता है। अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है, पुणे में ना, पुणे के नज़दीक एक जगह है पुरंदर, ये हिस्ट्री में भी आता है। यहाँ पे ना छोटे छोटे फार्मर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है पुरंदर हाईलैंड्स। ये आप बेस्ट प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, पुरंदर हाईलैंड्स ग्रुप बनाया गया। अब यहाँ पे ना किसान मिल के ना फिक्स यानी अंजीर उगाते हैं। अब उस अंजीर को ना अपना एक ब्रांड का नाम दे दिया गया है किसानों के इस ग्रुप के द्वारा। अब वो अंजीरों की जो ब्रांड है ना, फिक्स की जो ब्रांड है, वो बिकता है प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। एक और एग्जांपल है, एक और फार्मर प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है सह्याद्री फार्म्स। अब इन्होंने ना, सह्याद्री फार्म्स ने ना इस एफपीओ में ना किसानों ने ना मिल के कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर लिया। अब एक किसान कोल्ड स्टोरेज नहीं डेवलप कर सकता, लेकिन काफ़ी सारे किसानों का ग्रुप है, थोड़े थोड़े पैसे दिए, कोल्ड स्टोरेज डेवलप हो गया और सभी किसानों की जो फसलें हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में जमा हो गई। तो किसानों का ये ग्रुप बल्कि देखो एडवाइजरी टीम भी रखता है जो किसानों को राय देता है क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, और भी टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स है ना रेंट पे लेके आता है ये ग्रुप एफपीओ सह्याद्री फार्म्स। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। देखो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज बहुत नखरे वाले होते हैं। जैसे ये सेब इंपोर्ट करते हैं, एप्पल इंपोर्ट करते हैं, तो इनकी डिमांड होती है कि भाई जो भी एप्पल का बॉक्स है ना उसमें सारे एप्पल्स का साइज एक जैसा होना चाहिए, एप्पल्स सारे सेम कलर के होने चाहिए, सेम क्वालिटी के होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना तो हम नहीं परचेज करेंगे। तो ये दिक्कत है। लेकिन ये जो फार्म प्रोड्यूसर वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ग्रुप ना किसानों को बोलते हैं, जो भी मेंबर होते हैं ना इन ग्रुप के, वो किसानों को बोलते हैं कि भाई इसी साइज के उगाओ और इस समय पे आप हार्वेस्टिंग करो ताकि इस कलर के एप्पल मिले। तो ना ऐसे करने से क्या होता है कि बहुत सारे किसानों का जो एप्पल है ना वो सेम क्वालिटी का होता है, सेम साइज का होता है, तो फिर उसे एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, उसको प्रोसेस करने में आसानी होती है। ये फायदा है। तो ये देखो राइटर के द्वारा ना पहली स्ट्रेटेजी बताई गई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। अब देखो राइटर ना दूसरी स्ट्रेटेजी बताते हैं, सेकंड स्ट्रेटेजी। ये देखो खेती के तरीके के बारे में है और प्रोडक्ट की क्वालिटी से संबंधित है। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है खेती कैसे करें इस बारे में है और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में है। तो इस स्ट्रेटेजी में ना राइटर काफी सारे पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से संबंधित। राइटर कहते हैं देखो हर एक देश के ना अपने रूल्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ना जापान में मैंगोज एक्सपोर्ट करने के लिए ना उन्हें वेपर हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो इससे ना कीड़े मर जाते हैं। पर देखो मैंगो का जो टेस्ट है ना वो नहीं बदलता। तो ना जापान ऐसे मैंगोज चाहता है, तो हमें जापान में मैंगोज एक्सपोर्ट करने हैं तो हमें इस क्वालिटी के मैंगोज जापान में भेजने होंगे, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉइंट ये है कि जो किसान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं ना, वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जानकारी हो और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट है फार्मर्स को लेटेस्ट नॉलेज देना। देखो नए तरीके, नए सीड्स, नए मशीन्स के बारे में फार्मर्स को बताना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये जो स्कीम है ना इससे फार्मर्स को पता चलता है कि उनकी जमीन में क्या डालना है, कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग। देखो प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये है सही चीज सही मात्रा में सही समय पर यूज करना खेती में। आपको एग्जाम्पल देता हूं, ड्रोन से खेती, इससे ना एग्जैक्ट जगह पर स्प्रे हो जाता है और वेस्टेज बहुत कम होता है। समझ गए? प्रिसीजन फार्मिंग में एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो जितना फर्टिलाइजर चाहिए सिर्फ उतना ही दो, जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना ही दो, उसी समय पे दो जब चाहिए और उसी मात्रा में दो, उसी जगह पे दो जहां पे देना है।
तो ये है प्रिसीजन फार्मिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका देखो सिंपल भाषा में मतलब ये है, कीड़े मारने के लिए ना सिर्फ दवा नहीं, स्मार्ट तरीके भी यूज करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, नीम के पत्ते का स्प्रे, ये देखो नेचुरल है, कीड़े भी मर जाते हैं। तो ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे तरीके यूज करना जो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ हों। जैसे देखो एग्जांपल्स हैं बायोपेस्टिसाइड्स, ये देखो केमिकल पेस्टिसाइड से ना कम हार्मफुल होते हैं। तो राइटर कहते हैं अगर खेती में ये सारे मेथड्स इस्तेमाल होंगे ना, प्रिसीजन फार्मिंग मेथड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, तो इससे ना इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा और यील्ड यानी पैदावार जो है वो ज्यादा होगी। इसके बाद 2-3 और भी पॉइंट्स देते हैं राइटर, जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ना मजबूत करो, फसल कटने के बाद उसको संभालना भी जरूरी है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र में ना पैक हाउसेज होते हैं अंगूर के लिए, ग्रेप्सिस के लिए। अब ये पैक हाउसेज क्या करते हैं, इन पैक हाउसेज में ना जो अंगूर होते हैं ना उनको साफ किया जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है क्वालिटी के हिसाब से और उनको पैक किया जाता है। तो पैक हाउसेज नहीं होंगे तो फिर अंगूर को संभालना मुश्किल हो जाएगा हार्वेस्टिंग के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू एडिशन ताकि ज्यादा पैसा मिले। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, एक तो आप बनाना को ना सीधा बेचोगे, लेकिन एक केले को ना चिप्स बना के बेचोगे, तो जाहिर तौर पे देखो चिप्स बेचोगे ना, चिप्स के आपको ज्यादा दाम मिलेंगे। तो वैल्यू एडिशन अगर आप करते हो ना फसलों में और उसके बाद बेचते हो तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट है दूसरे देशों के साथ में समझौता करना, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। अगर ऐसा होता है, जैसे देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इंडियन वेजिटेबल्स कम टैक्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में एंटर कर सकती हैं। तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे ताकि इंडिया के किसान ज़्यादा से ज़्यादा देशों की मार्केट्स को एक्सेस कर पाएं। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित है। जैसा देखो हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया, अगर फार्मर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो इंटरनेशनल सेफ्टी और क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है, तभी दूसरे देश हमारे देश के किसानों से इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसके लिए ना नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आज के समय में तो देखो जैसे ड्रोन्स आ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है और बढ़िया बढ़िया प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के लिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। तो हमारे फार्मर्स ये सब अवेल कर पाएँ, इनको एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए सरकार को ना टैक्स इंसेंटिव देने होंगे। इसके अलावा और नए नए इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। वो प्रयास देखो कैसे हो सकते हैं, सीधा सीधा सरकार ग्रांट दे सकती है, पैसे दे सकती है एग्रीकल्चर में रिसर्च करवाने के लिए, या फिर टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। लेकिन बात सिंपल है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ना तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी आएगी और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना इसके अगेंस्ट रिजिलियंस पैदा होगी। किसान क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद खेती में स्टेबिलिटी ला पा सकेंगे और मतलब कंसिस्टेंट यील्ड दे सकेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क। अब देखो एक वो प्रोवर्ब हम यूज करते हैं ना, फार्म से फोर्क तक, खेत जहां पे फसल उगती है और जनता जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के चम्मच से चीजें खाती है, इसके बीच में ना पूरी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस जैसे देखो किसानों ने अपनी फसल उगाई, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में गई, उसके बाद में कोई एग्रीगेटर है उसने बहुत सारे किसानों की या फिर बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की फसल को इकट्ठा कर लिया, फिर उस फसल को बेच दिया किसी बड़ी कंपनी को, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून कंपनी है अदानी की। फिर उसके बाद फॉर्च्यून कंपनी के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे वो प्रोसेस होके वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल दाल है, राजमा है, छोले हैं, फिर आउटलेट से जनता आएगी, परचेज करेगी। तो ये पूरी लंबी चेन है ना, कई बार ना इस पूरी सप्लाई चेन में ना इनएफिशिएंसी होती है। इनएफिशिएंसी मतलब अब किसानों ने फसल की कटाई कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन उसको ना कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा अच्छे से, तो फसल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। या फिर किसानों ने तो फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखा, बट एग्रीगेटर ने ना कोल्ड स्टोरेज से लेकर बड़ी कंपनी को फसल की सप्लाई की, तो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन जो था ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी,
ट्रक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से फसलें खराब हो गई। थोड़ी सी भी क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर देखो कोई नहीं लेगा। और खास करके ग्लोबल मार्केट की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये डेवलप कंट्रीज तो बहुत नखरे वाले होते हैं। तो इसलिए ना फसलों की क्वालिटी अच्छी रहे, स्ट्रिंजेंट चेक्स होने चाहिए क्वालिटी के लिए, फ्रेशनेस मौजूद रहनी चाहिए और केमिकल रेजिड्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें तो इंश्योर करनी जरूरी है अगर यूरोपियन कंट्रीज को फसल बेचनी है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए क्या करना होगा, प्री कूलिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट हो वो भी देखो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में हो, पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग के दौरान कोई रेजिड्यू ना रह जाए केमिकल का, ताकि बाकी देश उसे रिजेक्ट ना कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है किसानों की वो इंक्रीज की जाए। मतलब अगर देखो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था किसानों के पास अच्छी है ना, तो किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचनी नहीं पड़ेगी, वो 2-4 दिन रख लेगा। हाँ रख लेता हूँ, कौन सी मेरी खराब हो रही है, कोल्ड स्टोरेज में तो पड़ी है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद रेट अच्छे हो जाएंगे तो तब बेच दूंगा। फिर ये सोच होती है किसानों की, जो कि अच्छी चीज़ है। तो देखो लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अच्छे से करने के लिए ना गति शक्ति मिशन और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवेज, इनका सहारा लिया जा सकता है। फिर लास्ट में आता है 5वां पॉइंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी देखो किसान ना काफ़ी वल्नरेबल फील करते हैं, वो नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है रिस्क है, अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अच्छा इंश्योरेंस किसानों को प्रोवाइड किया जाए कि भाई अगर पैदावार कम भी हुई या फिर फसल खराब हो गई तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ना फिर किसान इवन देखो जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो इसलिए ना इंश्योरेंस व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होने चाहिए किसानों के लिए, ताकि हॉर्टिकल्चर में ना जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। कस्टमाइज्ड मतलब किसानों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वैसे ये पॉइंट्स हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, लेकिन कुल मिला के देखो एग्रीकल्चर का एक बड़ा पोर्शन कवर हो गया इन 5 पॉइंट्स में। मतलब बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इन 5 पॉइंट्स में। अच्छा आर्टिकल था कुल मिला के ये। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पंचायत को इंपावर करने से संबंधित है, डेली पायोनियर का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो कुछ नहीं है, आर्टिकल आया है जैसे विकसित भारत की सीरीज चल रही है ना, विकसित भारत बनाना है 2047 से पहले, तो हेल्थ में क्या करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से पंचायत में क्या करना पड़ेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। देखो पंचायती राज सिस्टम को ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। इस सिस्टम का पर्पस ये था लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस है ना उसको मजबूत करना और डेमोक्रेसी को ना यानी लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना, लोगों तक लेके जाना, ये मकसद था। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविजन भी किया गया था 29 सब्जेक्ट्स, 29 फंक्शंस डायरेक्टली पंचायत के अंदर आएंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। लेकिन देखो ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राम पंचायत के पास ना तो प्रॉपर स्टाफ है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वो अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग कर भी ली तो ना ही वो उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इसी वजह से जो फंड्स पंचायत के लिए एलोकेट होते हैं ना वो भी अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं, वो पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। तो ग्राम पंचायत आजकल कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, कई बार फंड्स होते नहीं है, फंड्स होते हैं तो एडुकेट स्टाफ और उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। नेक्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच, ज़्यादातर जो फैसले हैं ना या तो देखो स्टेट लेवल पे ले लिए जाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले लिए जाते हैं, पंचायत लेवल पे फैसले नहीं होते। तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंटेशन की जो स्किल है वो मिसिंग है। चलो ये चैलेंजेस रिवाइज करवा दिए मैंने आपको। इसके बाद आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, वैसे तो देखो पंचायत को ना डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के फाउंडेशन के तौर पे देखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना इनको 9 थीम्स में डिवाइड कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। मतलब ऐसी 9 थीम्स जिनका इंप्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत के थ्रू हो सकता है, और इसके लिए ना लोकल लेवल पे
ग्राम पंचायतों को बोला गया था कि लोकल लेवल पे आप प्लान बनाइए, जिसको बोला गया था ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी। समझ गए ना? जो ये एसडीजी गोल्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं, 17 हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इन 17 को 9 थीम्स में डिवाइड कर दिया और पंचायत को बोला गया आप लोकल लेवल पे प्लान बनाइए इन 9 थीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन देखो सिर्फ 7% सरपंच अपनी जो थीम्स है ना वो इंडिपेंडेंटली चूज कर सके। बाकी देखो 34% जो थीम्स हैं वो तो ब्लॉक ऑफिशियल्स ने डिसाइड कर ली। मतलब सरपंच अपने लेवल पे थीम्स तक नहीं चूज कर पा रहे हैं, यहां पे ये दिक्कत है। अब ना राइटर कुछ केस स्टडीज देते हैं जिनको ना आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट का ना एक पंचायत है बेतौरा पंचायत है। यहां पे ना सरपंच है अनीता देवी। इन्होंने ना एक थीम अडॉप्ट की, हेल्दी पंचायत। थीम क्या अडॉप्ट की? हेल्दी पंचायत। यहां पे ना इन्होंने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी दीदी और गांधी फेलोज इन सब के साथ ना मिलके एक लक्ष्य रखा कि 0 होम डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी महिला घर में अपने बच्चों को जन्म ना दे। तो देखो जब इन्होंने इस थीम पे फोकस किया ना तो 25% से लेके पहले 25% डिलीवरीज घर में होती थी बच्चों की, और जब इस थीम पे डिस्कस किया अनीता देवी सरपंच ने तो 90% जो डिलीवरीज है ना वो हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स में होने लगी। ये डिफरेंस आ गया, समझ गए? तो ये केस स्टडी है कि कैसे सरपंचों को अगर इंपावर किया जाए तो फायदा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लक्ष्य रखा था 15 अगस्त को कि 1 लाख युवा जिनका कोई पहले कोई इतिहास नहीं है, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिक्स में आने चाहिए। इससे देश को फायदा होगा। तो शुरुआत देखो पंचायत से हो सकती है। पंचायत लेवल पे अच्छे लीडर्स उभर के आएंगे तो और क्या देश को चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पंचायतों को इंपावर तो करो ताकि यूथ अपना दमखम वहां पे दिखा सकें। एक और एग्जांपल दिया जाता है। वैसे देखो इंडिया में ना टोटल विलेजेस में से जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो कितने हैं? 2.6 लाख हैं। गांव ज्यादा हैं लेकिन इलेक्टेड विलेज मुखिया हैं 2.6 लाख। अब देखो एक और एग्जांपल राइटर ये देते हैं, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है गुमला डिस्ट्रिक्ट। यहां पे एक गांव में मुखिया है ज्योति बहर देवी। उन्होंने ना अपने पंचायत में ना शराब बैन कर दी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश की, मतलब लोगों को रोजगार दिलवाने की कोशिश की, और एक कैंपेन स्टार्ट किया, सिटी बचाओ और स्कूल आओ। सिटी बचाओ स्कूल आओ मतलब स्कूल में अटेंडेंस को इंप्रूव करने के लिए इनका ये प्रोग्राम था और इसका काफी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिला। तो ये भी आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे। राइटर कुछ सजेशंस भी देते हैं। देखो जैसे जो विलेज मुखियाज होते हैं ना, उनको सरकारी स्कीम्स और उनको कौन कौन उन स्कीम्स का लाभ उठा रहा है, ये सारा डेटा ना गांव लेवल पे मुखिया के मोबाइल में होना चाहिए। अब देखो कुछ स्टेप सरकार ने लिए तो हैं, जैसे ई ग्राम स्वराज है, बट इंटीग्रेशन और एग्जीक्यूशन ई ग्राम स्वराज प्रोग्राम का और बेहतर होना चाहिए ताकि सरपंच को पता हो इतने बेनिफिशियरी हैं हमारे गांव में इस स्कीम के, यहां पे जमीन खाली है, सब कुछ A to Z डेटा, ताकि वो बढ़िया ढंग से प्लान बना सके, उसको पता लग सके कौन से इंडिकेटर में गांव जो है वो लैग कर रहा है, कौन से इंडिकेटर पे काम करने की आवश्यकता है। हर चीज विलेज लेवल पे सरपंच को पता होनी चाहिए। फिर देखो ये बोलते हैं राइटर, जो विलेज लेवल पे कमेटीज होती है ना, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, इनका रोल भी ना डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में काफी इंपॉर्टेंट है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में ये कमेटीज बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं। लेकिन देखो इन कमेटीज का ना अलाइनमेंट जरूरी है ताकि ना डुप्लीकेशन ना हो। ऐसा ना हो ये कमेटी भी सेम काम कर रही है और सेम ही फंक्शन किसी दूसरे बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में, उसके लिए ये विलेज लेवल पे कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्राम पंचायत से संबंधित। अब लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने इंडस वाटर ट्रीटी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया। 3 टीयर होते हैं। सबसे पहले जो कमिश्नर हैं वो प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट, फिर तीसरे नंबर पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। डिस्प्यूट था किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके। पाकिस्तान पहले तो बोलता है न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दो, लेकिन बाद में 1 साल बाद अपनी रिक्वेस्ट पीछे खींच ली।
फिर चला गया वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट करो। तो इंडिया ने बोला पहले भैया न्यूट्रल एक्सपर्ट का तो यूज़ कर लो, नई प्रॉब्लम सोल्व हो तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चले जाना। तो पैरेलली दोनों ही अपॉइंट हो गए। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट ने बोला है कि मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, मैं डिफरेंसेस को सुन के अपना जजमेंट दूंगा। तो इंडिया के स्टैंड की बड़ी जीत है। वैसे इंडिया ने अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को बाइकआउट किया हुआ है। तो ये पूरा हमने इशू डिस्कस किया था। फिर हमने पंचायती राज वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज आया था, लेकिन चैलेंजेस हैं, स्टाफ नहीं है, उनकी स्किल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, प्लानिंग कैपेसिटी नहीं है, तो इस वजह से फंड अंडर यूटिलाइज रहते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं 17, उनको 9 थीम्स में डिवाइड किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, लेकिन फिर प्लानिंग नहीं है उसकी। सिर्फ 7% सरपंचीज ने इंडिपेंडेंट प्लानिंग की, बाकी तो 34% ब्लॉक ऑफिशियल्स ने प्लान्स बनाए। समझ गए? तो दिक्कत है। फिर कुछ केस स्टडीज हमने डिस्कस की जो आप यूज़ कर सकते हो। अनीता देवी, इन्होंने हेल्दी पंचायत थीम पे काम किया और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज की। ज्योति देवी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया। सिटी बचाओ वाला प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, सिटी बचाओ स्कूल आओ, इससे स्कूल में अटेंडेंस इंक्रीज हुई। तो राइटर बोलते हैं विलेज लेवल पे कमेटी रिवाइटलाइज करो और सारा विलेज लेवल का डेटा सरपंच के पास में होना चाहिए, थोड़ा डिजिटलाइजेशन का यहाँ पे उपयोग करो, तो ये सब करो।